नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भरत सिंह राठौड़ है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और जैसे कि आप मेरा बोर्ड देख के समझ गए होंगे, जो टैक्सेशन है ये सब्जेक्ट है जो आपके दिलों की धड़कन है, ये तो नहीं कह सकता, सिर दर्द जरूर है, राइट। तो इस सर दर्द में आपका दर्द क्या है, इसको पहचानना भी ज़रूरी है। तो मेरा मोटिव यही है वीडियो बनाने का। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं कई लोगों को कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ, बट फिजिकल पढ़ाता हूँ ज़्यादा। ITI कांटेक्ट करने की मेरी आदत है, मुझे फिजिकल प्रेजेंटेशन देने का बड़ा शौक है। ऑनलाइन वाला मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, टफ़ है। तो कहीं कुछ गलतियाँ हो जाए तो आप उसको सजेस्ट कीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, और आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो उससे हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। एक्चुअली मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस निकाल के आपके सामने लाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, और मोस्टली हेल्पफुल हो किसके लिए, एग्ज़ाम के लिए, राइट। टैक्सेशन सब्जेक्ट है आपका, आप सबको पता है। सी इंटरमीडिएट्स में हम इसी को लेके चलेंगे, बेस लेके चलेंगे। डायरेक्ट टैक्सेशन 60 नंबर का है एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन 40 नंबर का है, राइट। अब ये दो पोर्शन आपके सामने है, आपने इसकी तैयारी भी कर चुके हो और एग्ज़ाम वेरी सुन आपके एग्ज़ाम भी आने वाला है, राइट। अब दिक्कत हो रही है कि सर इसको कैसे करें, हम इसको रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन कैसे करें, किस तरीके से करें, कहाँ से शुरू करें, हम कितना करें, हम पहले भी कर चुके हैं 5 बार 6 बार करें। तो देखो साहब, मेरा कहना मतलब ये है, ये मेरी थ्योरी है, अगर आप अप्लाई करो तो ठीक है, नहीं तो आपकी अपनी हो सकती है। मेरी थ्योरी है कि अगर आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ चुके हों, आप उसको 4 बार रिविज़न करोगे। कितनी बार? 4 बार, 5 बार, जितनी बार, 5 बार ले लेता हूँ, 5 बार रिवीजन करोगे आप, तो कंटेंट तो सेम है, चीज़ें तो सेम है, पढ़ने का तरीका भी आपका सेम है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आपको जिसने पढ़ाया था आप उसी को लेके 5 बार रिवीजन करोगे, राइट। तो सब चीज़ सेम है, तो अगर आप उसको 5 बार रिवाइज कर रहे हो, दैट मीन्स आप रट्टा मार रहे हो, राइट। अगर इस 5 बार रिवीजन में इस कंटेंट में से एक भी कंसेप्ट थोड़ा सा घुमा दिया गया, तो आप आगे वाली सारी जो चेन आपने जो रट्टा मारा था इतने टाइम से, वो सारी चेन आपकी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, राइट। ये साइकोलॉजी है। ये क्या हो जाती है, आपकी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि आप उसी चीज़ का रट्टा मार रहे हो जिस कंटेंट को आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। मेरा कहने का मतलब ये है, तो क्या सर रिवीजन नहीं करें अपन? करो, बिल्कुल करो रिवीजन, आपको कौन रोकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी कंटेंट को, किसी कंसेप्ट को समझ लिया है, पूरे कंसेप्ट को समझ लिया है, तो उसको रिवीजन करो। आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आप जितनी बार आप रिवीजन कर रहे हो, मतलब आपने अभी तक उसको समझा नहीं है। अगर नहीं समझा है, कहीं पे भी कोई पॉइंट छूट रहा है आपका, आपको लगता है कैपिटल गेन में से कोई चीज़ मिस हो रही है, तो उसको वापस रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन करने का मतलब कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, आप उसको वापस समझना चाहते हो। ये मत कहो कि हमने समझ लिया, हम वापस रिवीजन कर रहे हैं इसकी चीज़ों का। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आप वापस समझना चाहते हो, लेकिन जो चीज़ एक बार हो चुकी है उसको वापस रिवीजन करें, मतलब आप रट्टा मारने की ओर जा रहे हो। तो सर कैसे करें? यानी रिवीजन करना गलत है? कोई गलत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट ने आपको समझ लिया, तो उस कॉन्सेप्ट को आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे उतारो उसको, तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक बार में ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अब चाहे इंस्टीट्यूट को बोलो, चाहे जितने सवाल डालने हो उस पर्टिकुलर हेड में से, उस पर्टिकुलर सेक्शन में से, उस पर्टिकुलर टॉपिक में से, कंटेंट में से, हम उस सब का जवाब देने के लिए अब तैयार हैं। हमेशा इस चीज़ों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में से लेके चले। सर ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट हम समझे नहीं सर, कैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेके चलेंगे? तो उसकी चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टैक्सेशन, उससे पहले कुछ आपको वो आता है ना, मूवी स्टार्ट होने से पहले डिस्क्लेमर आता है, उसी प्रकार से मैं कुछ चीज़ें आपको, मेरी जो थ्योरी है उस थ्योरी की और मैं थोड़ा थोड़ा आपको धकेल रहा हूँ। मे भी किसी के लिए बहुत अपोज हो गई, लेकिन मैं धकेल रहा हूँ ताकि मेरा जो कंसेप्ट स्टार्ट हो टैक्सेशन, मैं आपको जीरो नॉलेज मान के पढ़ाऊँगा। मतलब मैं सोचूंगा कि जो मुझे सुन रहे हैं उसको टैक्सेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, ताकि मैं और भी छोटे छोटे कंटेंट, छोटे छोटे बेसिक नॉलेज आपको बता सकूं, और भी कंसेप्चुअल नॉलेज और बारीकी से आपको दे सकूं। ये सोच के मैं पढ़ाऊंगा कि आपको क्या है, जीरो नॉलेज इस सब्जेक्ट के बारे में, राइट। उससे पहले कुछ डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। नंबर 2, ये जो सब्जेक्ट है ना टैक्सेशन, ये आप लोगों के लिए क्या है कि सर
क्या होगा हमारे लिए, एक सब्जेक्ट है जिसके ये 2 पार्ट है। आपने खुद ने बताया अभी, डायरेक्ट एक्शन, इनडायरेक्ट एक्शन। 60 नंबर उसके हैं, 40 नंबर इतने हैं, हमें पासिंग नंबर चाहिए और हमें पास होना है। थोड़ा सा अपना कंसेप्ट को चेंज करके देखिए। टैक्सेशन को अपना सब्जेक्ट ना मानकर आप ये सोच लीजिए कि ये क्या है, ये एक मशीन है। क्या है? मशीन है। ये एक मशीन है। जो मशीन क्या करेगी, एक प्रोडक्ट देगी। मशीन आखिर क्या करेगा, प्रोडक्ट देगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट देगा, राइट, फिनिश गुड देगा। ये एक मशीन है और प्रोडक्ट देगी। तो सर मैं कुछ समझे नहीं, अब कुछ मशीन है, प्रोडक्ट देगी, इसका हमारे टैक्सेशन सब्जेक्ट से क्या लेना देना, और 60 और 40 नंबर से क्या लेना देना सर, हम समझे नहीं। मैं समझाता हूँ आपको, मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। अगर आप टैक्सेशन को सब्जेक्ट वाइज पढ़ने की कोशिश करोगे कि एक सब्जेक्ट है, टैक्स होता है, टैक्स क्या है, वो सारी चीज़ें मैं कंटेंट जो सारे लोग पढ़ाते हैं वही मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा, नो डाउट सारी चीज़ें लेके चलूँगा। मैं सिर्फ आपको कंसेप्चुअल सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ कि इसको इस तरीके से सोचो फिर पढ़ो। अगर इसको मैं टैक्सेशन को ये समझ के पढ़ूँ मेरा सब्जेक्ट है, तो मेरे दिमाग में क्या पड़ेगा, लोड पड़ेगा। लोड ज़्यादा हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। जो आज तक लेते आए हो तुम लोग सारे लेते आए हो लोड, टैक्सेशन सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का, अकाउंट्स है तो उसको सब्जेक्ट माना और उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया कि नंबर लाने हैं, तो आपके दिमाग में लोड होगा और आप पास भी हो जाओगे, मैं तो आप एग्जामिनेशन भी ले आओगे। बट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इन फ्यूचर आपके लिए ये एक सिर्फ सब्जेक्ट बन के रह जाएगा। इससे आप कुछ गेन नहीं कर पाओगे। और मेरा मानना है एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कि टैक्सेशन एकमात्र आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी 60 से 70% रेवेन्यू कलेक्शन का काम करेगा। क्या करेगा, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करेगा। कब, जब आप क्या बन जाओगे, सीए बन जाओगे, राइट। तो क्यों ना हम इस रेवेन्यू कलेक्शन को और बारीकी से समझे, और अच्छे तरीके से समझे, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी करें, ताकि हमें ना एग्जाम की परवाह हो, ना सीए फाइनल में इसके सवाल आने वाले उसकी परवाह हो, ना मैं जब हम आर्टिकलशिप करने वाले हैं उसमें अगर हम टैक्सेशन को लेकर कोई चीज़ आएगी तो हम बड़े इंटरेस्टिंग के साथ टैक्सेशन को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी केस को सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे समझिएगा मेरा कंसेप्ट। मैं कुछ अच्छा कंसेप्ट लाना चाह रहा हूँ आपके सामने। मे बी पहले थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन मे बी आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर एग्ज़ाम सिर पर है और क्या ये नया थ्योरी, नया कंसेप्ट आप ला रहे हो। अच्छा है, पकड़ लो, एग्ज़ाम अभी भी टाइम है, और कुछ अपने अंदर चेंजेस लाए तो ये जो सिरदर्द है ये आपका हमदर्द बन जाएगा, राइट। जीवन भर कमा के यही देगा और कोई सब्जेक्ट देने वाला। अगर आप अकाउंटिंग भी कर रहे हो तो अकाउंटिंग में भी आपको टैक्सेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर कंपनी में जाओगे तो आपको टैक्स प्लानिंग, टैक्स क्या बोलते हैं, एविएशन को कैसे रोका जाए और किस तरीके से ये सारे खेल खेला जाए टैक्सेशन का, अकाउंटिंग को लेते हुए, कॉस्टिंग को लेते हुए, तो आपको टैक्सेशन तो हमेशा हर जगह आपके सामने आएगा। इसलिए कह रहा हूँ उसको सिरदर्द नहीं बना के हमदर्द बना लीजिए अपना। मैं सिर्फ आपके दर्द की बात कर रहा हूँ, राइट। पढ़ाना मैं अभी स्टार्ट नहीं किया है, मैं कर दूंगा स्टार्ट, राइट। वही कंसेप्ट है, वही कंटेंट है सारे। बस आपको अगर ये चीज़ समझ लिया आपने तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और बहुत अच्छी चीज़ लगेगी। और एक बार पढ़ी हुई चीज़, मैंने यहाँ पर एक बार पढ़ाई हुई चीज़ आपको वापस रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, कोई फैक्ट्री है आपकी, क्या है, फैक्ट्री है, उसमें मशीन आती है। क्या साहब, हाँ मशीन आई है फैक्ट्री में, कोई प्रोडक्ट बनाने की मशीन आई है, वो क्या बनाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी। आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए स्टूडेंट आपको वहाँ भेज दिया कि साहब ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये फैक्ट्री है, इसमें कोई मशीन है, उसकी प्रोडक्ट बन रहा है, इसका एनालाइज करें, इसके बारे में मुझे संपूर्ण ज्ञान दीजिए, इसका मुझे पूरा 100% इसका निचोड़ चाहिए मुझे कि ये क्या है। तो आप क्या करोगे, आप पहले इस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ोगे, ये प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या, क्या काम का है, कितने में बिकता है, क्या इसका रेवेन्यू कलेक्शन है, क्या इसका कॉस्ट कलेक्शन है। जब आप कॉस्ट देखोगे कि इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, प्रॉफिट कितना है, तो कॉस्ट के लिए आपको छोर पकड़ते हुए ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप कहाँ जाओगे, फैक्ट्री के अंदर घुसोगे। तो बोलेगा अच्छा ये प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, कौन सी फैक्ट्री में बनता है, उस फैक्ट्री के बारे में नॉलेज लोगे। फिर बोलोगे किस मशीन से बनता है, उस मशीन के बारे में नॉलेज लोगे। फिर आप क्या करोगे, इसकी रिक्वायरमेंट की हुई इस प्रोडक्ट की
क्यों इस प्रोडक्ट का आना इस दुनिया में ज़रूरी हुआ, क्यों लोगों कंज्यूमर को क्या चीज़ है जो इस प्रोडक्ट लुभाता है, और इस फैक्ट्री मालिक को, ओनर को क्यों ये प्रोडक्ट बना के बेचता है, इसका क्या प्रॉफिट है या इसका क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, राइट। ये सारी चीज़ें बातें करोगे, आप खुद अपने लेवल पे पता कर लोगे, फिर मुझे बोलोगे कि सर हमने इस प्रोडक्ट का और इस फैक्ट्री के पूरा इसका जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रॉ मटेरियल से लेकर इसका सप्लाई चेन से होते हुए लास्ट एंड कंज्यूमर तक पहुंचने का पूरा चैन हमने सर पता कर ली है, और इसका निचोड़ ये है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने इतना वर्क उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कर लिया और मैं पूछ लूँ कि साहब मुझे एक बात बताओ, जब ये माल तैयार हो जाता है तो इसको रखा कहाँ जाता है, तो आपके मुंह से जब उसका जवाब दोगे मुझे, क्या आप उसमें सोचोगे इतना कि इसको रखा कहाँ जाता है। आप अपने रजिस्टर खोलोगे, उसमें देखोगे कि अच्छा इसको यहाँ रखा जाता है, ऐसा है, इस बैच नंबर से रखा जाता है, अलग अलग बैच में किया जाता है, ऐसा नहीं देखोगे। आप क्या बोलोगे कि सर वेयर हाउस में रखा जाता है, और वेयर हाउस का एड्रेस भी मुझे पता है, लेफ्ट हैंड साइड में फैक्ट्री में घुसते लेफ्ट हैंड साइड में वेयर हाउस है, वहाँ पर रखा जाता है। तो अच्छा, तो ये इतना क्यों का आंसर आपका क्यों आया? आपका क्यों का आंसर इतना इसलिए आया क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ाई के रूप में आपने इसमें सोचा, आपने इस पूरे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचा कि एक प्रोडक्ट है। इंटरेस्ट के साथ आप इस फैक्ट्री के अंदर गए, इंटरेस्ट के साथ आपने इस मशीन का प्रोसेसिंग सिस्टम को समझा, इंटरेस्ट के साथ इसकी रिक्वायरमेंट समझी, इंटरेस्ट के साथ इस फैक्ट्री का जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है इसके ओनर का, वो आपने समझा। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये टैक्सेशन सब्जेक्ट हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पूरे इंटरेस्ट के साथ हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मैकेनिज्म है। क्या क्या बेचने का मैकेनिज्म है? टैक्स बेचने का। टैक्स हमारे लिए क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट। और ये पूरा ये सब इस प्रोडक्ट को बेचने तक, बेचेंगे किसको हम ये प्रोडक्ट? असेसिंग किसको? असेसी को। किसको बेचेंगे हम? असेसी को। समझे मेरी बात? ये टैक्स का प्रोडक्ट है, टैक्स एक खुद प्रोडक्ट है, और हम बेच किसको रहे? असेसी को रहे। तो सर हम कुछ समझे नहीं इस सब चीज़ों से, मतलब टैक्स से क्या मतलब हुआ है सब चीज़ों का। मैंने आपको फिर बोला था, स्टार्टिंग में बोला था, वापस बोल रहा हूँ मैं, शांति से सुनिएगा। चीज़ें इनिशियल स्टेज पे थोड़ी सी अलग लग सकती है, लेकिन ये सब जुड़ा हुआ किससे है? आपके इस दर्द से। किससे जुड़ा हुआ? आपके इस दर्द से। अब हमारे सामने एक प्रोडक्ट है टैक्स। अब मैंने आपको बोला उस टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज ज्ञान करके आइए, 100% उसका निचोड़ निकाल के लाइए, और ये बता कीजिए कि प्रोडक्ट आता कहाँ से, इसकी रिक्वायरमेंट कैसे पैदा हुई, क्यों इसको लाया गया, कौन अथॉरिटी है जो इसको लाने के लिए क्या बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट है, कौन अथॉरिटी ऐसी इसके पास ये पावर है कि इसको ये इसके लिए लॉ बना सके, इसके लिए कानून बना सके, कौन अथॉरिटी है जो इसको लेवाइड करती है और कलेक्ट करती है। मुझे बताओ उनका मोटिव क्या, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब करने का, और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरीके से, किस रूल्स एंड रेगुलेशंस बुक से चलते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, कौन से टाइम पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन इसके होता है, क्या इसके बाई प्रोडक्ट्स है। ये सारी बातें करने के लिए मैंने आपको बोल दिया कि आप चाहिए और इसके बारे में पूरा नॉलेज लेके आइए। इस पूरी चीज़ का नॉलेज लाना ही आपके लिए क्या है? टैक्सेशन सब्जेक्ट है। इसके मैकेनिज्म को समझना ही आपके लिए क्या है? टैक्सेशन सब्जेक्ट है। और इस मैकेनिज्म के ही मैं आपको क्या दूंगा? 60 और 40 नंबर दूंगा। तो सर इसमें तो 2 आ गए, आपने तो सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहे थे आप। नहीं, मैं जब टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ तो दोनों टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मैं दोनों आपको पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसी कंसेप्ट के साथ अपन पढ़ेंगे, कोई प्रकार का कोई लोड नहीं लेंगे अपन, और इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये हमारे लिए 2 प्रोडक्ट है जो मार्केट में बिक रहे हैं, एक इनकम टैक्स के नाम से, एक GST के नाम से। बस हमें ये पता करना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन अथॉरिटी है जो इसको लाने के लिए लाइबल थी, किस अथॉरिटी किस तरीके से वो मैकेनिज्म पे काम करती है, वो क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या इसकी गाइडेंस है, और किस तरीके से ये काम करता है। अगर ये सारी चीज़ें आपने पता कर ली तो आप इस प्रोडक्ट के क्या हो जाओगे? एक्सपर्ट। और देन आफ्टर ही आप कहलाओगे अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। इसी कंसेप्ट को लेते हुए चलेंगे अपन। इसी कंसेप्ट को अपने दिमाग में एक अलग से जगह दो, छोटा सा एरिया चाहिए मुझे दिमाग के अंदर, उसके अंदर ये कंसेप्ट पढ़ दो, उसको लॉक कर दो। बस हमें इस कंसेप्ट को देखते हुए चलना है, और फिर हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और टैक्सेशन के बारे में पूरा नॉलेज स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ये कंसेप्ट मान लिया तो मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, जो मैं आगे बातें बताने जा रहा हूँ अलग अलग वीडियोज़ के अंदर,
आप उस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो और हर चीज़ आप उस तरीके से फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, पहली बात, ये जो आपका दर्द है ना, ये मैं मिटा दूँगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको पास और फेल के अंदर का बीच का जो गैप है ना, ये इसका नॉलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका नॉलेज हो जाएगा। क्यों बोलते हैं ना 19-20 का नॉलेज? अब तो ये भी नहीं कह सकते 2019-20 का नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ, अच्छी तरह हो गया। 2019 में क्या स्थिति थी, 2020 में क्या स्थिति है। तो ये जो 19-20 का नॉलेज है, ये जो गैप है आपके अंदर का, इसका नॉलेज आपको हो जाएगा अगर आप इस कंसेप्ट पे चलो। और मैं आपको आज कहता हूँ, सिर्फ टैक्सेशन नहीं, अकाउंट, कॉस्टिंग, FM, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, ऑडिट, लॉ, सब के अंदर इसी टेक्नोलॉजी, इसी नॉलेज से आप अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको कहता हूँ कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और वो लाइफ टाइम के लिए आपका सब्जेक्ट, वो आपका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? आपका हमदर्द बन जाएगा, ना कि आपका सिर दर्द बनेगा। राइट? मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपको, अगर किसी प्रकार से मेरे बोलने में, ऑडियो में, या किसी प्रकार से मेरी किसी चीज़ में आपको दिक्कत हो रही हो, दिखने में, मतलब मैं लिख रहा हूँ ऐसे विजिबिलिटी में कोई दिक्कत हो रही हो आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपको, पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं नया हूँ और मैं इस चीज़ को और अच्छा करना चाहता हूँ आपके लिए। राइट? ये तो बात हुई कंसेप्ट की। अब बात करें अपनी, स्टार्ट करें अपना टैक्सेशन सब्जेक्ट। राइट? मैं कोशिश भी करूँगा किसी गैजेट्स को यूज़ ना करूँ और इसी तरह बोर्ड पे पढ़ाता रहूँ जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। राइट? जब तक आपका प्रेम मिलता रहेगा, ऐसे सब्सक्रिप्शन आप सब्सक्राइब करते रहोगे और मैं इसको पढ़ाता रहूँगा, आपके कमेंट्स आते रहेंगे। किसी दिक्कत होगी तो हम लाइव क्लासेस भी रखेंगे। राइट? गैजेट्स का यूज़ मैं कम करूँगा और इसी पे बोर्ड पे फोकस ज़्यादा रखूँगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपका ज़रूर सॉल्व करूँगा। क्या हम शुरू करें? टैक्सेशन शुरू करें। क्या है टैक्सेशन? हमारे लिए एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमें नॉलेज लेना है कि ये प्रोडक्ट क्यों आया गया, कहाँ से आया, कौन अथॉरिटी है। आज की क्लास में हम ये बात करेंगे कौन अथॉरिटी है, क्या उसके पावर है और किसने दिया उसे ये पावर कि इस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च करें मार्केट में, जो कि बेचा जाए किसको? असेसी को। और उसको कलेक्ट करने वाला दुकानदार कौन है? असेसिंग ऑफिसर। राइट? जाएगा फैक्ट्री ओनर के पास, समझ रहे हो आप? सबका ही कमीशन है बीच में, और जाएगा कहाँ? वहाँ। कमीशन इन द मतलब मैं आपको करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कमीशन इन द सेंस है उनकी सैलरी और इस तरीके से करते जाएगा कहाँ? गवर्नमेंट के पास आएगा। राइट? हालांकि इसका मैकेनिज्म गवर्नमेंट लेकर फिर वापस सैलरी देती है, लेकिन मैं समझाने के पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ। राइट? शुरू करें। पहला सवाल हमारा, व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है? अब ये बहुत छोटा सवाल है कि सर ये क्या आपने शुरू कर दिया, पर जब हम प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा प्रोडक्ट ही क्या है? ये टैक्स हमारा प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट के बारे में तो पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्यों है। अगर कोई फेयर एंड लवली बेच रहा है तो उसका ये पता होना चाहिए भाई सौंदर्यकरण करने के लिए आप फेयर एंड लवली बेच रहे हो या फेयर एंड हैंडसम बेच रहे हो। राइट? उसका आपको डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, किस कारण है ये चीज़ आपके सामने। राइट? ये क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है कि क्या है, तो उसका आपको कैटेगराइज पता होना चाहिए, कैटेगरी पता है, क्लासिफिकेशन होना चाहिए इस प्रोडक्ट का। तो वैसे तैसे अपन प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अपन कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहा। राइट? टैक्स क्या है? तो सिंपल सी बात कर दो, टैक्स क्या है? तो टैक्स ये है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। यानी अगर आपको किसी सोसाइटी में अगर आप रह रहे हो तो आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, लाइक लिफ्ट का, गार्डनर का, सिक्योरिटी का, पावर बैकअप का, ये सब आपको पैसा देना पड़ता है, मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। उसी मेंटेनेंस चार्ज के बदले में आपको ये सारी सुविधाएं मिलती है, सर्विसेज मिलती है। वैसे का वैसा इन ए कंट्री, अगर आपको इस सोसाइटी एज ए कंट्री माना और इस कंट्री के अंदर आपको रहना है तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग देना पड़ेगा, या इस कंट्री से आपने जो पैसा कमाया उसमें से कुछ हिस्सा आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। मेंटेनेंस चार्ज क्यों देना पड़ेगा, क्या उसका पर्पस है, वो अपन पढ़ते हैं कि टैक्स आर लेविड बाई। अच्छा, ये मेंटेनेंस चार्ज लेगा कौन? कि भाई अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी का कोई एक प्रमुख बना दिया अपन, प्रमुख भाई लेगा। ठीक है, उसको वोट दो, इलेक्शन दो, या ऐसे मनोनीत कर दो को प्रमुख है और वो सोसाइटी का हेड है, वो लेगा, क्या लेगा? मेंटेनेंस चार्ज लेगा। हम मनोनीत करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मनोनीत करता है कि टैक्सेस आर लेविड बाई गवर्नमेंट्स, इट मे बी सेंट्रल और स्टेट। किस लिए लेता है? टू मीट, मेंटेनेंस को मीट करने के लिए, टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी।
सोसाइटी को चलाने के लिए जो कॉमन वेलफेयरमेंट एक्सपेंडिचर है उसको खर्चे को क्षतिपूर्ति करने के लिए हम क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं किससे, सोसाइटी में रहने वाले नागरिकों से, राइट। ये कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर क्या हुआ साहब, ये हुआ डिफेंस हुआ आपका, आपको डिफेंस जरूरी है, चाइना कूद रहा है तो आपको डिफेंस की ज़रूरत है। पुलिस सर्विसेज हो गई, दिन रात चोरियाँ हो रही है तो पुलिस की भी ज़रूरत है, उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, पुलिस सर्विसेज हो गई, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई, लाइट पानी बिजली रोड, राइट, सीवरेज, इन सबको मेंटेनेंस करने के लिए, सोसाइटी के पूरे स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर के नाम पर गवर्नमेंट क्या लेती है, आपसे टैक्स लेती है। क्या लेती है, टैक्स लेती है, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तो कोई बात में, ठीक है। ये तो बात हुई टैक्स होता क्या है, राइट। अपने प्रोडक्ट के बारे में हमें पता चल गया कि इस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट है क्या। अब दूसरी बात, इस प्रोडक्ट को ऑथराइज किसने किया है, किस बुक्स के अंदर किस रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा है कि ये प्रोडक्ट कौन लेगा, ये टैक्स हमसे कौन वसूलेगा और कौन इस टैक्स का कलेक्शन करेगा, कौन इसको हमारे ऊपर लागू करेगा। तो ये सारे अधिकार हमें कौन देता है, कौन देता है, सारी मैकेनिज्म चलाने का, देश को चलाने का, डेमोक्रेसी चलाने का पूरा मैकेनिज्म कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। इसमें प्रिम्बल्स होते हैं, जैसे नॉलेज इंट्रोडक्शन लेवल होता है, इसमें आर्टिकल्स है, इसमें स्केड्यूल्स है, 12 स्केड्यूल्स है, इस तरीके से काम चलता है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 265 लिखा गया है, उसके अंदर क्या बोला गया है, हमें सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाने नहीं बैठा हूँ आपको यहाँ पर, मैं सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूँ, टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो टैक्स में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है क्या, इसके बारे में हमने पढ़ा। और इस प्रोडक्ट को डिवाइड कौन कर रहा है, इसका मालिक कौन है, और उस मालिक को इसको पावर किसने दिया है कि हमसे हमारे ऊपर लागू करे और कलेक्ट करे। आर्टिकल 265 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या लिखा है, पढ़ते हैं कि नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड, किसी प्रकार का कोई भी टैक्स ना तो लिवाइड होगा ना कलेक्ट होगा, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, जिसको हमने ऑथराइज किया है या जिस कानून में उसको ऑथराइज किया गया है वो ही ये टैक्स और टैक्स को डिवाइड कर सकता है, लागू कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 265। अभी तक हमने प्रोडक्ट नहीं आया है, अभी ये तक अपना प्रोडक्ट नहीं आया है, बोलता है एक ये हमारा प्रोडक्ट है टैक्स, इसको कौन लेगा, जिस अथॉरिटी में जिस लॉ में इसको ऑथराइज किया गया है वही ये प्रोडक्ट आपसे कलेक्ट कर सकता है। अभी तक हमें नहीं पता कौन कर सकता है। उसके बाद एलोबरेट हुआ आर्टिकल 245 के अंदर, इसमें क्या बोला, पार्लियामेंट में मेक्स लॉ, पार्लियामेंट में मेक्स लॉ, को जरूरी नहीं है वो बनाए लॉ, जरूरत पड़ी तो बना सकता है। तो पार्लियामेंट में मेक्स लॉ फॉर द होल, या तो पूरे इंडिया के लिए या एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट चाहे तो किसी प्रकार का, मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है, पूरे भारत में लगे या भारत के किसी अंग में लगे, पार्ट ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट यानी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, राइट। यानी आपको एक बात और क्लियर होनी चाहिए कि जब भी भारत में या इंडिया में किसी भी प्रकार का कोई भी कानून बनता है तो उस कानून को पास करने की अथॉरिटी या उसको बनाने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट की बात करूं मैं तो दैट मीन्स राज्यसभा और लोकसभा। एक और बात खत्म हो गई, यानी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कोई लॉ पास होगा तभी जाके वो कानून बनेगा, राइट। फिर 265 में बोला कि किसी प्रकार को टैक्स नहीं ले सकता, अगर किसी लॉ में ऑथराइज किया तो ही ले सकता है। फिर ये बोला लॉ कौन बना सकता है, कि पार्लियामेंट किसी भी प्रकार का लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है। फिर हम बात करें 246, आर्टिकल 246, वो बोलता है इट गिव्स द रेस्पेक्टिव अथॉरिटी, क्या देता है, इट गिव्स द रेस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर लेविंग टैक्सेस। और आर्टिकल 246 यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ, सीजी लिखता हूँ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन 246 आर्टिकल अथॉरिटी देता है किसको, यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप टैक्स ले सकते हो। यहाँ क्या बात हुई थी कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई टैक्स नहीं देगा, और यहाँ क्या बात हुई 246 में जाके इन्होंने अथॉरिटी दे दी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दे दी कि भैया आप टैक्स लेवाई कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो सर ये क्या दोनों को दी, बिल्कुल, सीजी और एफजी,
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ये दे दी अथॉरिटी कि आप दोनों टैक्स ले सकते हो, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स आप ले सकते हो। तो सर इनके बीच में लड़ाई होनी चाहिए, वो बोलेगा मैं लूँगा, वो बोलेगा मैं नहीं लूँगा, क्योंकि नहीं लेने वाले तो बात हो नहीं सकती, सब बोलेंगे मैं लूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी आ गई, स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस आ गई, या फिर ये कांग्रेस आ गई, ये बीजेपी आ गई, तो इनके बीच में क्या होगा, कभी भी बात किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही नहीं सकता, हमेशा आपस में लड़ेंगे। पैसा सबको चाहिए, हर पार्टी को पैसा चाहिए, हर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ताकि और ज़्यादा वो डेवलपमेंट कर सके और अपनी पार्टी का नाम और अच्छा कर सके। तो इन्होंने क्या किया, 246 के अंदर ही जाकर क्या बना दिया, एक स्केड्यूल बना दिया। क्या बना दिया, स्केड्यूल 7। उस स्केड्यूल 7 के अंदर इन्होंने एक लिस्ट बना दी कि साहब यूनियन ये इस प्रकार के टैक्स ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार के टैक्स ले सकती है, ये इसमें नहीं जाएगा, ये इसमें नहीं जाएगा। और कुछ ऐसी लिस्ट बना दी जो कि ये दोनों मिलकर ले सकते हैं। राइट, अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ये पढ़ेंगे 7 स्केड्यूल के बारे में, पढ़ेंगे क्या क्या लिस्ट है, किस प्रकार से काम कर रहा है। यहाँ तक हमें ये बात पता चली कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, टैक्स। अच्छा, उसको ऑथराइज, उसका जो मालिक है, फैक्ट्री का जो मालिक है, टैक्स को जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो उसका पैसा ले रहा है, वो कौन है, ये हमें पता चली कि दोनों हो सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट। लेकिन इनको ऑथराइज किसने किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल्स के अंदर इनको क्या किया, ऑथराइज किया गया। तो क्या सर ये आर्टिकल्स हमें याद रखने पड़ेंगे? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं कि आप आर्टिकल्स याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है कि आप इनको, मतलब कोई ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि इन आर्टिकल्स को याद करें, इन पे सवाल बन सकता है, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। राइट, अगर फैक्ट्री के बारे में पूरा नॉलेज लोगे 0 से लेकर 100 तक, तभी आप उसके बारे में फिर किसी प्रकार का सवाल पूछ ले, हम उसके लिए देने के लिए हम क्या है, हमारे पास पर्याप्त उपकरण है कि हम किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूट के सवालों के जवाब दे सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हाँ जी, तो 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 के अंदर जो हमने पिछली अभी बात की जस्ट, कि 246 आर्टिकल के अंदर पावर दिया गया है किसको, सेंट्रल और यूनियन को, कि वो अथॉरिटी ऑफ लॉ बनाया गया उनको, कि उनको बस अथॉरिटी है कि वो टैक्सेशन को डिवाइड कर सके और कलेक्शन कर सके। इसी के अंदर मैंने आपको बात की थी कि सर आपने पूछा था सवाल कि भाई सर अगर ये दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया इनके बीच में, तो कि भाई हम लेंगे टैक्स, नहीं तो हम लेंगे टैक्स, आप कौन होते हो, या हमारा टैक्स हम आपको नहीं देंगे, आपका टैक्स हम लेंगे, हम भी लेंगे हमारा हिस्सा, नहीं तो हम गाड़ियाँ रोक देंगे, जाने नहीं देंगे हमारे स्टेट से बाहर। तो इस प्रकार के कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए इन्होंने क्या दिया, 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 से निकाल 246 आर्टिकल के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर ये डाला गया कि इट कंटेन्स 3 लिस्टें निकाल दीजिए। लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट नंबर 3 कंकरेंट लिस्ट। राइट, यूनियन लिस्ट के अंदर बोल दिया कि पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूँ, और जब भी पार्लियामेंट की बात करता हूँ, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बात करता हूँ, हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि यूनियन लिस्ट में जिस प्रकार के टैक्सेशन आएंगे, जो एंट्रीज आएगी, एंट्रीज यानी जिस प्रकार टैक्सेशन आएंगे, वो सब टैक्स लागू करने की और कलेक्ट करने की राइट्स किसके पास है, वो उसके लिए लॉ बनाने के लिए, टैक्सेशन के लिए लॉ बनाने के लिए राइट्स किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनियन लिस्ट के अंदर। राइट, जैसे कि एंट्रीज नंबर 82 टू 91 तक जो है लिस्ट 1 के अंदर एंट्रीज है, ये सारे इस एंट्रीज के अंदर जितने भी टैक्सेशन आते हैं उसके लिए लॉ कौन बनाएगा, यूनियन। कौन बनाएगा, यूनियन यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट। लड़ाई खत्म, कह दिया भाई इस लिस्ट में जो भी टैक्स आएंगे ये इनका रहेगा। फिर दूसरी लिस्ट बना दीजिए, स्टेट में बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज फॉर द एंट्रीज 45 to 63 विच इज़ इन लिस्ट नंबर 2, यानी लिस्ट नंबर 2 के अंदर जो टैक्सेस है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लेगी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है, ना वो मांगेगी ना उनको देंगे स्टेट वाले। लड़ाई खत्म, डंडा खत्म, लाइन खींच ली भाई, ज़मीनों में लाइन खींच ली भाई, ये तुम्हारा ये तुम्हारा। और फिर मतलब कुछ विवादित है या दोनों में नहीं हो पा रहा अलग अलग, तो कॉन्करेंट लिस्ट निकाल दी कि भैया जब दोनों तुम सहमत हो जाओ आपस के अंदर, तो तुम्हारे पास पावर है कि तुम दोनों मिलकर एक ऐसे टैक्स की वसूली कर सकते हो जो टैक्स क्या हो, तुम दोनों में आधा आधा बटेगा या 30-40 बटेगा, जो भी तुम दोनों की आपसी कंसेंट की बात है, तो वो इस लिस्ट में आ जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट। बात समझ आ गई। इसका एग्जाम्पल है
एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82, ये क्या है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम एंड कस्टम ड्यूटी, ये कस्टम है ना, कस्टम ड्यूटी। दैट मीन्स क्या समझ में आया कि वो सारे टैक्सेस अदर देन एग्रीकल्चर इनकम जिसमें एग्जाम्प्ट और कस्टम ड्यूटी वहाँ पर ना आता हो, वो टैक्सेस एंट्रीज नंबर 82 के अंदर लिखे हुए। और 82 कहाँ पे आता है? यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। दैट मीन्स यूनियन लिस्ट के अंदर है। यूनियन लिस्ट के मतलब पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। दैट मीन्स ये है इनकम टैक्स। क्या है? इनकम टैक्स। समझ आए? एंट्रीज 52 में क्या दे रखा है? इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स को लागू कौन करता है, लिवाइड कौन करता है और कलेक्ट कौन करता है? बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? क्योंकि उस लिस्ट में है तो उनका अधिकार है, वो लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट इसके बीच में कोई आवाज नहीं करती है, राइट? तो सर जीएसटी कहाँ आएगा? जीएसटी यहाँ आएगा। क्यों आएगा यहाँ? क्योंकि जीएसटी में बोला गया कि भैया एसजीएसटी और सीजीएसटी कर दो तो आधा आधा कर लेते हो। अगर 18% है तो 9 कर देते, 12 तो 6 कर देते, तो 6% स्टेट का हो गया, 6% इनका हो गया। आपसी सहमति से बन रहा है तो ये हो गया, इस लिस्ट में आ गया, कॉन्करेंट लिस्ट में। समझ मेरी बात? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इनके बीच में टंटा खत्म, लड़ाई खत्म। सर स्टेट के अंदर कौन से आते हैं? स्टेट के पर्सनल टैक्स आते हैं। जो भी स्टेट के पर्सनल टैक्स है वो सारे किस में आ जाते हैं? स्टेट में। जैसे कि रोड टैक्स, ये स्टेट का मैटर है, इसके अंदर आता है रोड टैक्स। तुम आरटीओ तुम्हारा, तुम देखो, तुम दे जानो, इनका कोई मतलब नहीं, राइट? इसी बात में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे सामने क्या आता है कि द पार्लियामेंट हैज़ अ फर्दर पावर। इन सब लिस्ट के अलावा पार्लियामेंट को एक और, पार्लियामेंट की जब भी बात करूँ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ दैट मीन्स बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को एक और अधिकार दे रखा है इस लिस्ट के ऊपर उठकर कि उनके पास एक अधिकार है कि दे कैन मेक एनी लॉ फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडिया इवन इफ सच मैटर इज रिलेटेड टू आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। यहाँ पर है और उनको लगता है कि नहीं मुझे नया कानून बनाना है, उसमें ये आधा टैक्स हमारे पास आ सके, तो वो बना सकते हैं। उनके पास ये पावर है। इस सब पावर के ऊपर नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन स्टेट लिस्ट, वो ये क्या कर सकते हैं? उनके पास पावर है कि यानी रोड टैक्स भी वो एबोलाइज करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्या समझ में आया? यहाँ तक ये समझ में आया सर कि टैक्स हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट क्या है पहले तो इसके बारे में हमें पता चला। दूसरा प्रोडक्ट का ये पता चला कि इसका ओनर कौन है, यानी इसके सारे पैसे किसके पास जाते हैं। प्रोडक्ट जब भी बिकता है ये पैसे जाते हैं किसके पास है? कि साहब कुछ स्टेट के पास जाता है, कुछ इनके पास जाता है। अलग अलग प्रोडक्ट है। इसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट अभी बहुत मार्केट में चल रहे हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी। तो कुछ पैसा इनके पास जाता है, कुछ पैसा इनके पास जाता है, राइट? फिर हमने बोला कि इसका मैकेनिज्म कैसे, कि भाई ये पैसा तो जाता है इनके पास में, लेकिन इसके कलेक्शन से लेकर यहाँ से रूल तो लागू हो गया, प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चल गया। यानी मैं बात करूँ कि ये इनिशियल स्टेज का आपको पता चल गया, लास्ट स्टेज का पता चल गया। टैक्स किस पे लगे होगा? कि साहब ये जो भी होगा वो असेसी पर होगा। असेसी कौन? कि सब उसमें अलग अलग अब आगे पढ़ेंगे हम, से डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, वो आगे क्लासेस में हम पढ़ेंगे। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ आपको इनिशियल ये पता चल गया, एंड पे ये पता चल गया। अब बीच में जो मैकेनिज्म है कि ये प्रोडक्ट यहाँ से रूल बनते हुए किस प्रकार से, किस रूल्स एंड रेगुलेशंस, किस रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलते हुए ये प्रोडक्ट यहाँ फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बनेगा और हम वसूल करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, जो कि हम टैक्स की क्लासेस में पढ़ेंगे। वो इनकम टैक्स की क्लास में पढ़ेंगे और जीएसटी क्लास में, यानी लेवी से लेके वहाँ से लेकर एंड तक किस किस प्रकार के डिडक्शन मिलेंगे, किस किस प्रकार के हेड्स होते हैं, किस किस प्रकार के रेगुलेशंस होंगे, और जीएसटी के अंदर किस किस प्रकार के असेसमेंट होंगे, क्या होगा, किस प्रकार से कौन कितना टैक्स लेगा, ये सारी बातें हम किस में लेंगे? क्लासेस में। आप समझे मेरी बात? इसको अगर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ोगे तो आपके लिए थोड़ा लोड वाला काम होगा, लेकिन अगर आपको इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, सिर्फ किस रूप में, एक प्रोडक्ट मान के, एक फैक्ट्री के मान के उसका नॉलेज लेकर, तो आपके लिए वो बहुत ही आसान हो जाएगा और याद रखने के लिए भी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो आपको ये भी कहता हूँ कि जैसे कि घर में जब आप इंटर करते हो तो, और जब रिलेटिव्स आते हैं आपके पास और रिलेटिव्स कहते हैं कि अच्छा रामलाल जी का लड़का सीए कर रहा है, तो क्या यार उसको बुलाओ यार, जीएसटी में क्या है, ये जीएसटी मैंने सुना है जीएसटी ख़राब है, अच्छा है, क्या है, इसके बारे में 2 राय, मतलब 2 राय नहीं, 2 राय आपकी तरफ से 2 राय, तो आप अपने 2 शब्द कहिए भाई जीएसटी के बारे में क्या है। वहाँ पे आपका होता है कि देखो चाचा यूँ है, जीएसटी में बहुत ऐसा है, इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, इसमें
ये सेक्शन से, ये सेक्शन से, ये सेक्शन से, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्वेश्चंस भी आते हैं 40 नंबर के हमारे, तो इस तरीके की बात आप उनको नहीं कर सकते। उनको आपको करने के लिए आपको क्या, आपको नॉलेज होना चाहिए। आप उनके बारे में नॉलेज चाट सकते हो अच्छा खासा, कि देखो साहब GST का ये सिस्टम है, GST लाने का कारण ये हुआ था, किस लिए आई, समझ रहे हो मेरी बात। जब आपको किसी कंपनी के बारे में पता होगा तो आप उसके बैकग्राउंड को बता सकते हैं, बैकग्राउंड का नॉलेज ले सकते हो। जब आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा तो आप आगे की बात बहुत अच्छी करोगे। जब वो चाचा बैठे आपकी बात सुनेंगे और आप उसको बैकग्राउंड के बारे में बताओगे तो वो बोलेंगे कि हाँ बेटा होशियार है, बच्चा होशियार है, और ये बच्चा का इसकी मेहनत जिस वे में जा रही है बहुत परफेक्ट जा रही है। ये है हमारा ट्रेडिशनल पढ़ने का तरीका। जो हम ट्रेडिशनल पढ़ते थे ना, जगह ही नहीं बची यहाँ पे तो, हाँ ये हमारा है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। जो मैंने क्लास स्टार्ट होते ही आपको पढ़ा, जो जिस कंसेप्ट पे मैं आपको लेके गया था, थोड़ा सा अलग लगा था, यूनिक लगा था, आपको लगा था कि यार ये क्या है पढ़ा रहे हैं, क्या अभी तो एग्जाम आ रखे हैं और क्या ये उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं। पर ये हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, जो कि किसी कहानियों को लिंक करते हुए आपको एक्चुअल ऑब्जेक्टिव और मोटिव को समझाया जाए, ताकि आपको उसको रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो चीज़ आपके एक्चुअल लाइफ स्टाइल के अंदर वो फिट हो जाए। ये था हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के तहत। और उसके तहत हमें ये बताया जाता है इनकम टैक्स है, 40 नंबर का है, 60 नंबर का है, हमें ये रटना है, हमें सेक्शन रटनी है, हमें ये करना है, वो करना है। नहीं भैया, अगर आपको समझना है किसी चीज़ को डीप में जाना है तो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पे काम कीजिए, और मैं तो इसी पे पढ़ाऊँगा और आप देख लीजिए। आप अगर ये एक्सेप्ट करते हो, वो तो आपने इतने साल कर ही लिया, आप ये एक बार एक्सेप्ट करके दीजिए, अपना ही तरीका क्या बोलते हैं एक्सेप्ट करके दीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएंगे। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस क्लास के प्रति अपने व्यूज़ कमेंट कीजिएगा, और जितने आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे, जितनी आपकी अच्छे मतलब सच्चे कमेंट करना, जितने आपके कमेंट्स आएंगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और अच्छा वीडियो बनाऊँ और कुछ चीज़ें आपको बताऊँ। और मेरी कोशिश ये है कि आपके एग्ज़ाम से पहले एक, जो आजकल बहुत नेट पे मैराथन क्लासेस चल रही है, मैं एक शॉर्ट क्लास बनाऊँ जिसके अंदर से शॉर्ट मूवीज़ बनती है ना, उसी प्रकार से मैं एक शॉर्ट मूवी बनाऊँ GST और इनकम टैक्स पे, जिसके आपको स्टोरी वाइज स्टार्टिंग से लेकर हीरो को पैदा होने से लेकर हीरो मर जाए तब तक सारी स्टोरी याद रहे, ताकि एग्ज़ाम में आपको डरने की ज़रूरत नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट।